गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 14 जिसका शीर्षक है पीपल। तो आइए, पीपल ये कविता है, इसकी विधा कविता है और जिसके रचनाकार है कौन? गोपाल सिंह नेपाली जी। चलिए देखते हैं कि पीपल पाठ में इन्होंने क्या क्या वर्णन किया है, पीपल पाठ के माध्यम से क्या क्या समझाने की कोशिश किया है। कहता है प्रकृति चित्रण छायावादी कविता। सबसे पहले तो पीपल है, तो पीपल से पता ही चल रहा है कि क्या वृक्ष, प्राकृतिक चीजें है ना। तो यहाँ पे प्रकृति चित्रण, पीपल नाम सुन के ही पता चल रहा है कि पीपल यानी प्रकृति का वर्णन होगा, है ना। तो प्रकृति चित्रण, उसमें भी छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। सही बात है कि अगर आप प्रकृति चित्रण करते हैं तो कहता है वो छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता। छायावादी युग कब से कब तक था? 1918 से 1936 तक। जो मूल रूप से छायावादी कवि के रूप में, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसे आपको क्या जयशंकर प्रसाद, जैसे आपको रामवृक्ष बेनीपुरी, सुमित्रा नंदन पंत, ऐसे ऐसे कवि जो छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आपको आधुनिक युग का दौर, स्वर्णिम दौर स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने उसका नाम दिया छायावादी युग, है ना। तो तात्पर्य ये हो गया कि छायावादी मतलब होता है कि जो पुरानी रूढ़िवादिता, जो पुराना रीति रिवाज नियम कानून है, इसको छोड़ के कुछ नए बातों का वर्णन करना, जैसे सौंदर्य, सुंदरता, प्रकृति चित्रण, है ना, नई नई बातें, नए नए तत्वों को उसमें शामिल करना, है ना। ये हो गया आपको क्या? छायावादी युग। यानी रूढ़िवादिता को छोड़ के, नियम कानून को छोड़ के अपने मन से जो उनको अच्छा लगता है, जो सही है लोगों के लिए, उसका वर्णन हो, वही होता है छायावादी युग। समझ गए ना। तो यहाँ पे छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है कि उसमें प्रकृति चित्रण हो। कहता है कि यह कविता प्रकृति के विविध रूपों से हमारा परिचय कराती है। यानी ये कविता जो आप पढ़ेंगे तो प्रकृति का विभिन्न विभिन्न रूपों से आपका साक्षात्कार होगा, आत्मीय परिचय जो है ये कराएगा ये चैप्टर। कविता के केंद्र में प्राचीन पीपल का वृक्ष है। मतलब इस कविता में ये है कि एक प्राचीन पीपल का वृक्ष है जो कि बहुत ही पुराना है ना, और कहता है जो अनेक बदलावों का साक्षी है। यानी पीपल का वृक्ष ज्यों का त्यों है, बट उसके साथ साथ समय बीतता गया, युग परिवर्तन हो गया, बट मतलब कई सारे जो है घटनाएं, कई सारी घटनाएं घटित हुई जिसका साक्षी, जिसका गवाही के तौर पे वहां पे कौन तैनात है? पीपल का वृक्ष। कहता है पीपल वृक्ष के समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़, झरने, नदी, चिड़िया, ऋतुएं, दिवस चक्र सक्रिय है। कहना न होगा कि यह कविता अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। समझ गए? आपका पाठ क्या है? पीपल। और पीपल पाठ में वर्णन किसका? प्रकृति चित्रण। किसका वर्णन है? किसका चित्रण है? प्रकृति का। इसलिए कहता है जो कि छायावादी विशेषता से युक्त। और पता है छायावादी नाम पहली बार किसने दिया था? मुकुटधर पांडे ने। ऐसा माना जाता है, वैसे तो बहुत सारे कवि आते हैं जो कि मैंने बताया, बट ऐसा कहा जाता है कि मुकुटधर पांडे ने ही इस शब्द का पहली बार 1920 में जो है प्रयोग में लाया था। शारदा पत्रिका में जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। चलिए, तो पीपल जिसके राइटर हैं, आपको क्या नाम बताया आपने? गोपाल सिंह नेपाली जी ने। देखिए कहते क्या क्या है। कहते हैं कि कानन का यह तरवड़ पीपल युग युग से जग में अचल अटल। बड़ा मस्त है पंक्ति, है ना। कि कानन, कानन मतलब क्या होता है बच्चों बताइए तो? कानन मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। कहता है कि कानन का यह तरवड़ पीपल युग युग से जग में अचल अटल। कि कवि महोदय जी कहते हैं कि कानन का, इस जंगल का, यानी जंगल में, जंगल के पास एक तरवड़ पीपल है। तरु मतलब वृक्ष, है ना। कहता है कि एक पीपल है एकदम छायादार, जो कि वहां पे कोई भी आते हैं तो उसको छाया प्राप्त होता है। थके हारे को छाया प्रदान ये वृक्ष करने का काम करता है। तो कहता है कानन यानी जंगल है जहां पे एक तरुवर पीपल है, एक पीपल का वृक्ष है। फिर कहते हैं युग युग से जग में अचल अटल। जो युगों युगों से इस जग में, उस जगह पे क्या है? अचल और अटल है। यानी टस से मस नहीं हुआ, उसमें कुछ हुआ ही नहीं, सूखा भी नहीं, यानी कोई बदलाव नहीं, ज्यों का त्यों। कब से है बच्चों? बिल्कुल। कहता है ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील। फिर कहते हैं जामुन तवाल इमली करील। कितनी अच्छी पंक्ति है। कहता है कि ऊपर विस्तृत नभ, यानी ऊपर जो है एकदम विशाल नभ है, आकाश है, ठीक है। कहता है ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील। ये झील यहाँ पे आना था, ठीक है जी, टाइपिंग मिस्टेक है। तो हो गया ऊपर विस्तृत नभ नील नील। कैसा?
नील नील और नीचे वसुधा में नदी झील कि ऊपर विस्तृत विशाल सा नभ आकाश फैला हुआ है, उसमें भी कैसा नीला नीला, और नीचे वसुधा यानी धरती में क्या क्या है, नदी और झील है। देखो वर्णन कितने सुंदर तरीके से उन्होंने किया है कि ऊपर विशाल विस्तृत नभ है जो कि कैसा है देखने में, नीला, और नीचे वसुधा यानी धरती है जिसपे क्या क्या है, नदी और झील है। जरा सोचो, इमेजिनेशन थोड़ा करके देखो कि कितना अच्छा लगता है कि आकाश नीला, नीचे में नदी है, झरने हैं, झील है, कितना सुंदर लगता है, मन को सोच के ही खुशी मिलती है। और वैसे जगहों पे पहुंचेंगे तब कितना आनंद जो है प्राप्त होगा, है ना। तो कहता है कि ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील की ऊपर नीला नीला आकाश है, नभ है तो नीचे वसुधा यानी धरती पर नदी और झील है। कहते हैं जामुन तमाल इमली करील, ठीक है, जहाँ पे देखो सिर्फ नदी और झील ही नहीं है, जामुन का भी वृक्ष है, तमाल है एक सदाबहार पेड़ पौधा आता है, इमली का भी वृक्ष है, करील यानी कांटेदार झाड़ियां भी है, यानी हर एक प्रकार के वृक्षों का उदाहरण लेके कवि महोदय जी ने इसमें रखा है। तात्पर्य ये हो गया कि वृक्ष तो कई सारे होंगे, पौधे तो कई सारे होंगे, बट उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि ऐसे ऐसे प्रकार के, इतने प्रकार के वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं। किसके पास, पीपल के आसपास। अब कहते हैं पीपल के आसपास वसुधा यानी धरती पे। अब कहता है कि जल से ऊपर उठता मृणाल फुनगी पर खिलता कमल लाल। कितनी अच्छी पंक्ति है कि जल से ऊपर उठता मृणाल, मृणाल से तात्पर्य हो गया कि कमल का जो पौधा होता है जल में जो कि निकलता है, तो डंठल होता है ना, उसका डंठल ऊपर उठता है धीरे धीरे धीरे, और उस पे जो है कैसा फूल खिलता है, कमल, वो भी कैसा, लाल। तो कहता है कि जल से ऊपर उठता मृणाल, मृणाल उठती है और फुनगी पर लाल लाल कमल खिलता है, जो कि बड़ा ही आनंददायक होता है, आंखों को क्या करता है, सुख प्रदान करता है। तो कहता है कि तिर तिर करते क्रीड़ा मराल, और इतना ही नहीं, उस जल में देखो, वो जो जल है ना उसमें क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, जल की आनंद ले रहा है कौन, मराल अर्थात कौन, हंस, मराल अर्थात कौन, हंस। फिर कहते हैं ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है निर्झरनी झरझर, हो जाती बूंद झर कर देख लो। कहता है कि ऊंचे टीले से वसुधा पर यानी धरती पर झरती है क्या, निर्झरनी, यानी निर्झरनी से क्या तात्पर्य, नदी। ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है निर्झरनी झरझर, हो जाती बूंद बूंद झरकर। कितनी अच्छी पंक्ति है कि कहते हैं कि ऊंचे टीले से वसुधा पर, किस पर, वसुधा पर, की ऊंचे टीले से वसुधा यानी धरती पर झरती है निर्झरनी झरझर, यानी वो जो निर्झरनी जल जो झरती है, जो कि निर्झरनी का रूप यानी नदी सरिता का रूप क्या करती है, धर लेती है। और कहता है हो जाती बूंद बूंद झरकर, और झरकर क्या हो जाती, बूंद बूंद हो जाती। अरे ऊपर से झरने झरते हैं ना, निर्झर झरते हैं ना, और नीचे आते ही निर्झरनी का रूप धर लेते, अर्थात नदी का रूप, सरिता का रूप धर लेते हैं, जो कि ऊपर से झरता है तो झरना सा प्रतीत होता है, और नीचे वही जल, जब जल एक जगह एकत्रित होकर बहता है तो नदी सा प्रतीत होता है। समझ गए ना। तो ये सुंदरता कहाँ है, तो वसुधा पे, कहाँ है, वसुधा, और किसके आसपास, पीपल के आसपास। अब कहते हैं निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल, पल्लव हिलते ढल 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 ढल, पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल। कि कहते हैं कि निर्झर के पास खड़ा यानी नदी सरिता के पास खड़ा कौन सा है, पीपल का वृक्ष, जो सुनता रहता कल कल छल छल, कि वहां पे निर्झरनी भी तो है बगल में, कि जब झरना से जल बहती है तो पानी की आवाज कैसी निकलती है, कल कल छल छल। नदियों में भी जो जल प्रवाह होती है, जल बहती है तो आवाज कैसे, उसमें आवाज कैसी होती है, कल कल छल छल। तो कहते हैं कल कल छल छल आवाज जो पीपल वहां पे चुपचाप खड़ा सुनता रहता है। कहते हैं पल्लव हिलते ढल 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 ढल, यानी पल्लव भी, पत्ते जो होते हैं उस वृक्ष के, वो भी ढल 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 करके हिलते रहते हैं। कहते हैं पीपल के पत्ते गोल गोल, यानी पीपल का पत्ता देखा है ना आप लोगों ने, कैसा होता है, गोल गोल, और कुछ कहते रहते डोल डोल, यानी डोल डोल के कुछ कहता रहता है, ऐसा प्रतीत होता है। कहते हैं जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब कोई पक्षी तरु यानी वृक्ष पर आता है, कहता है जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब उड़ के आता है, तो कहता है जब जब खाता फल चुन
चुनकर, और उस पीपल के वृक्ष में जो छोटा छोटा फल लगा होता है उसको चुन चुन कर खाने का काम कौन करता है? पक्षी। कहता है कि पड़ती जब पावस की फुहार बजते, जब पंछी के सितार बहते, बहने लगती शीतल बयार। कि जब पावस की फुहार, ओस की फुहार, बारिश की हल्की हल्की बूंदों की फुहार जब पड़ती है तो सभी पंछी जो है, पंछियों के सितार बजने लगते हैं, यानी पंछी एक साथ सुर लय मिला के एकदम गाने लगते हैं, मतलब चहचहाने लगते हैं, और बहने लगती शीतल बयार। बयार तात्पर्य ये हो गया कि शीतल बयार मतलब ठंडी ठंडी पवन, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगती है। उनसे भी रहा नहीं जाता कि चलो सब खुशी में मस्त है तो हम क्यों स्थिर रहे, वो भी शीतल पवन क्या होता है? बहने लगती है। समझ गए? चलिए अब आगे है, कहता है कि तब तब कोमल पल्लव हिलडुल गाते, सरसर मरमर मंजुल। अब क्या होता है कि जब हल्की हल्की पवन बहने लगती है, शीतल शीतल हवाएं, तो कहता है कि तब कोमल कोमल जो पल्लव होते हैं, यानी क्या कहते हैं, छोटा छोटा पत्ती होता है ना, पीपल का जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, कोमल पत्ते होते हैं, तो कहता है कि वो कोमल पल्लव भी हिलडुल के सरसर मरमर करके गाने लगते हैं। बड़े सुंदर ढंग से जो है वो सरसर मर, अरे सरसराहट मरमराहट की आवाज आती है ना, जब हवा बहेगी तो क्या होता है, पत्ते भी एक दूसरे से टकरा के उसमें से आवाज निकलती है कि नहीं? तो कैसी आवाज निकलती है? सरसर मरमर, यानी वो गीत गाने लगते हैं, कोमल कोमल पत्ते। कहता है लख लख सुन सुन बिहवल बुलबुल, और बुलबुल पक्षी जो होता है वो एकदम लख लख सुन, यानी सुन सुन कर जो है वो एकदम बिहवल आनंदित होता रहता है। किसकी आवाज? नए नए पत्तों की आवाज सुन सुन के वो आनंदित होता रहता है, उसको लगता है कि ये भी गीत गा रहा है। कहता है कि बुलबुल गाती रहती चह चह, सरिता गाती रहती बह बह। बुलबुल भी गाती रहती है चह चह चहक के, और सरिता यानी नदियां भी गाती रहती है बह बह के। सभी गाने लगते हैं, माहौल ही कुछ ऐसा हो जाता है। फिर कहते हैं कि पत्ते हिलते रह रह, जितने भी हैं इसमें कोटर, सब पंछी गिलहरियों के घर। कितनी अच्छी पंक्ति है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कि कहते हैं कि देखो इतना सारा क्रिया वहां पे हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, सभी आनंदित हैं, और उसके साथ कहते हैं कि वहां पे उस वृक्ष में कोटर भी है। कोटर समझते हैं कि बड़ा बड़ा वो छेद टाइप का होता है, बड़ा बड़ा सा, जिसमें या तो पंछी अपना घर बना के रहते हैं या तो गिलहरी अपना घर बना के रहते हैं। पंछी तो घोंसला भी बनाते हैं, बट कोटर किसी वृक्ष में देखते हैं ना, बड़ा सा ऐसे हो जाता है, उसके अंदर घर बना के, जी क्या हो जाता है? जी, घर बना के रहता है। फिर कहता है संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल। अब संध्या हो जाती है, ये सुबह से शाम तक का नजारा था, सारी घटनाएं थी, सारा घटनाक्रम था। अब संध्या होने के बाद कहता है दिन क्या हो जाता है? ढल जाता है, और सूरज चलते हैं अस्ताचल, सूरज भी अस्त होके चले जाते हैं, वो भी दिन भर अपनी रोशनी प्रदान करके अस्ताचल यानी अस्त होके वो भी अपने घर चले जाते हैं पुनः अगले दिन। फिर कहता है कि कर में समेट किरणें उज्जवल, के ऐसा लगता है कि सूरज अपने कर में, अपने हाथों में सारी किरणों को ऐसे समेट लेता है और वो अपने घर चल देता है। कहता है हो जाते सुनसान लोक, चल पड़ते घर को छील कोक, अंधियाली संध्या को विलोक। अब जब सुनसान लोक हो जाता है, संध्या काल के बाद जो एकदम अंधेरा सा छा जाता है, तो क्या होता है कि मतलब अंधकार फैल जाता है चारों तरफ। तो जब अंधकार फैल जाती है तो कहता है कि सुनसान लोक, लगता है कि एकदम सुनसान सा हो गया, और उसके बाद जो है सभी चील कोक भी लगते हैं कि एकदम सुनसान सा जगह हो गया, सब कुछ सुनसान लग रहा है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो चील कोक जो दाना चुगने जाते हैं, आहार चुगने जाते हैं, वो चील कोक भी अपने अपने घर को आ जाते हैं। देखते होंगे ना, पक्षी झुंड के साथ साथ कहीं जाते हैं और झुंड में ही पुनः अपने घर, अपने घोंसलों में वापस लौटते हैं। तो इस तरह से इसका ये मतलब हो गया कि जब सुनसान लोक हो जाता है, ये संसार एकदम सुनसान, एकदम अंधकार में हो जाता है, तो चील कोक भी अपने घर को क्या हो जाते हैं? लौट जाते हैं। और इस तरह कहता है अंधियाली संध्या विलोक, और इस तरह अंधियाली छाने के बाद संध्या विलोक, यानी संध्या लुप्त हो जाता है, संध्या कहीं पे जैसे लगता है खत्म सा हो जाता है, यानी रात्रि का प्रारंभ हो जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे कहता है कि भर जाता है
कोटर कोटर बस जाते पत्तों के घर, घर घर में आती नींद उतर। कहता है कि भर जाता है कोटर कोटर, कि रात जो ही होती है संध्या के बाद तो सारा कोटर क्या हो जाता है बच्चों, भर जाता है। पत्तों में जो वो लोग घर बना के रहते हैं पक्षी सब, वो भी भर जाता है। और घर घर में आती नींद उतर, और घर घर में सबको, हम लोग को नींद आता है, पक्षियों को नहीं आता है क्या? वो लोग भी एकदम नींद खर्राटा मार के सोते रहते हैं। नहीं पता खर्राटा मारते हैं कि नहीं, बट हमारी तरह क्या करते हैं, नहीं करते हैं, बट वो भी, उनकी आंखों में भी नींदें उतर आती है, वो भी क्या हो जाते हैं, एकदम सो जाते हैं। फिर कहता है निद्रा में ही होता प्रभात कट जाती है इस तरह रात, यानी निद्रा अवस्था में भी हम लोग सोए रहते हैं, और उसी अवस्था में ही क्या हो जाता है, प्रभात यानी सवेरा हो जाती है। और कहता है कट जाती है इस तरह रात, और निद्रा अवस्था में ही रात क्या हो जाती है, कट जाती है। कहता है फिर वही बात रे वही बात, फिर वही बात, जो जो घटनाक्रम दिन में हुआ वही घटना फिर से शुरुआत हो जाती है। कहता है इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है दूर अलग एकांत शांत, कि इस धरती का यह जो वन्य प्रांत है ना, ये जो जंगली प्रांत है, क्षेत्र है ना, कहता है कि दूर अलग है, एकांत है और शांत है। कैसा है, शांत है। खड़े हैं जहां पर शाल बास चौपाए चढ़ते नरम घास, जहां पर कहते हैं कि शाल का वृक्ष, बांस का जो है वृक्ष, चौपाए जानवर हैं जो नरम नरम घास को क्या करते हैं, चढ़ते हैं। निर्झर सरिता के आसपास, और कहता है वहां पे निर्झर भी है, यानी सरिता के आसपास क्या है, निर्झर है, यानी झरने हैं जो झरझर कर क्या क्या करती है, जल प्रदान करती है। कहता है रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे भोर, यानी रात रात भर जग जग कर चकोर पक्षी क्या कर देता है बच्चों, भोर कर देता है। ऐसा माना जाता है कि चकोर पक्षी को जो है ना क्या कहते हैं, चंद्रमा और चंद्रमा की रोशनी से बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना। तो जब खास करके जिस दिन पूर्णिमा होती है, एक मोर एक चकोर, मोर को बारिशों से, बादलों से बहुत ज्यादा प्रेम है। जो ही बादल देखेगा तो उसको लगता है बरसात होगी, वो पंख फैलाकर नाचने लगता है ना। और दूसरा चकोर, जो वो चंद्रमा की रोशनी खास करके पूर्णिमा के दिन, ऐसा माना जाता है कि वो रात भर एक तक उसको देखता रह जाता है। उसको लगता है कि चंद्रमा क्या हो जाए, नीचे उतर है ना, नीचे उतर है। और रात भर क्या होता है कि वो उसको जो है चंद्रमा की रोशनी को देखता रहता है। कौन देखता रहता है, चकोर। तो यहाँ पे कहता है कि रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रोज भोर, कि रोज रात रात भर जग जग के चकोर पक्षी उस चंद्रमा की रोशनी को देख देख के, चंद्रमा को देख देख के क्या कर देती है, भोर कर देती है। नाचा करते हैं जहां मोर, और वहां पे मोर भी क्या करते हैं, नाचते रहते हैं। अब देखते हैं आगे और है जी, थोड़ा सा और है। कहता है कि है वल्लरी का बंधन बंधन, बंधन क्या वह तो आलिंगन। अब अंत में कवि महोदय कहते हैं कि है वहां वल्लरी का बंधन, किसका बंधन, वल्लरी, लताओं का बंधन। और कहता है कि बंधन क्या वह तो आलिंगन, आलिंगन भी चीर आलिंगन, बुझती पथिकों की जहां प्यास निद्रा लग जाती है अनायास, है वही सदा इसका निवास। यानी अंततः कहते हैं कि उस जंगलों में वल्लरी भी है, लताएं भी, लतीफती होता है ना, एक दूसरे से लिपटा हुआ, एक दूसरे को आलिंगन, ऐसा कि जिसे प्रतीत होता है कि गले लगा के वहां पे है। उसमें भी चीर आलिंगन, पता नहीं किस युगों से, किस युग से, कब से है, सब चीर आलिंगन में है, मतलब एक दूसरे से गले लग के हैं। तो इससे ये भी सीख मिलता है कि हम मनुष्यों को भी मिलजुल के रहना चाहिए, बिल्कुल लताओं की भांति। कहता है कि चीर आलिंगन है और बुझती पथिकों की जहां प्यास। हम लोग दुश्मनी पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, कि देखो वल्लरी जिसको ज्ञान नहीं है, कुछ दिमाग नहीं है, फिर भी आलिंगन यानी गले लग के प्यार से सब एक दूसरे के साथ हैं। तो हम लोग तो क्या करते हैं, बस दुश्मनी पैदा करते हैं, है ना, दरार पैदा करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कहता है आलिंगन है, बट कैसा आलिंगन, चीर आलिंगन। और वहीं पे कहता है कि वहीं पर पथिकों की प्यास भी बुझती है और निद्रा लग जाती अनायास उस वृक्ष की छाया के नीचे, पीपल वृक्ष की छाया के नीचे उसको अचानक अनायास निद्रा भी लग जाती है। और कहता है कि है वही सदा इसका निवास, और वही उसका सदैव सदा के लिए निवास स्थान बन जाता है। किसका, किसका, पेड़ पौधे पक्षी मनुष्य सबका वह क्या हो जाता है, निवास स्थान। यानी पीपल की जो छाया है उसके नीचे निवास स्थान किसका, तो जीव जंतुओं का और राह चलते पथिकों का। समझ गए यहाँ तक? तो मुझे विश्वास है कि कविता आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलती हूँ अगले क्लास में, अगले वीडियो में अगला चित्र लेकर।